नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार जो है आपको यूपी टेट स्पेशल सीडीपी की क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मित्रों, मैं निश्चित तौर पे बता दूं, जितनी भी क्लासेज मैं आपको देने वाला हूं, चाहे वो 30 क्लास हो चाहे वो 32 क्लास हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि 40 क्लास के अंदर मोटी मोटा या पूरी तरीके से मैं सिलेबस को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अभी 13-14 क्लास हुआ है, अभी इतने ही क्लासेज और जाएंगे। उसके बाद आपके पास अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको खुद लग रहा होगा कि आपके पास एक बेहतरीन नोट्स होगा और आप एक बेहतरीन तरीके से अपने आप को जो है आप बड़े बड़े जगह पे जो है पढ़ते लिखते हैं। मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप तुलना करिएगा कि मैंने आपके लिए क्या किया है। ठीक है, आप जरूर ये महसूस करेंगे कहीं ना कहीं आपको फायदा हुआ है। बाकी आप अगर पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते हैं, नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मित्रों, आज इस क्लास में मैं जो है व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व पर एक सिद्धांत भी आप लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा आपको सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो व्यक्तित्व पर ही पूरी तरीके से आधारित है। इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, वो पूरी तरीके से चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के ऊपर उन्होंने सारी व्याख्या अपनी दिया है। उस सिद्धांत को मैं बाद में बताऊंगा। आज विशेष करके मैं व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूं। मित्रों, व्यक्तित्व क्या होता है, इस बात से आप सभी लोग अवगत होंगे। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व कैसे होता है, व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पे मैं बता दूं, यूपी टेट के सिलेबस में व्यक्तित्व जो चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। आप सभी लोग ईमानदारी से इसे लिखिएगा और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए मित्रों, व्यक्तित्व जो होता है इसकी अंग्रेजी होती है पर्सनालिटी। क्या होती है? पर्सनालिटी। ठीक है, इस लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सनालिटी या व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो पर्सोना शब्द से हुई है, और वह जो है लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा। पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकली चेहरा, या यूं कहें तो इसका अर्थ होता है बाहरी आवरण, इसका अर्थ होता है नकाब, इसका अर्थ होता है मास्क। जो आप अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाते हैं, कोई दूसरा आपको पहचान न पाए, या यूं कहें तो कोरोना से बचने के लिए जो मास्क लगाते हैं, वो पर्सोना का ही एक रूप है। पर्सोना को ही हम मास्क भी बोलते हैं लैटिन भाषा में। आगे बात करते हैं, जब पहले क्या होता था, जब पहले व्यक्तित्व शब्द का प्रचलन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने पहले बाह्य गुणों को ही आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया। लेकिन धीरे धीरे आज के समय में जब व्यवहारवादी परिवर्तन हमारे मनोविज्ञान में देखने को मिले, तो व्यक्तित्व को जो है बदला गया और व्यक्तित्व को अलग तरीके से परिभाषित किया गया। और आज के डेट में अगर हम अनुभव करें तो यह सही भी है कि बाह्य व आंतरिक गुणों का जो समावेशन होता है वह व्यक्तित्व कहलाता है। कभी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिचर्चा या व्यक्ति के व्यक्तित्व की आप पहचान जो है उसके बाह्य गुणों से नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसके आंतरिक गुणों से कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते होंगे या आप अपने जिससे भी बातचीत करते होंगे, अगर वो आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से बातचीत कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि इसकी आंतरिक गुण बहुत बेहतरीन है और देखने में तो कैटरीना कैफ की तरह लग रही होगी, है ना। ऐसा आपको महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें चेंजेज आते हैं। यही कहा गया है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है बाह्य और आंतरिक गुणों का समावेशन होता है। बाह्य गुणों को तो आप देख लेते हैं, चेहरा इस तरीके से है, गोरा है, काला है, इस तरीके से आप देख लेते हैं, लेकिन जो आंतरिक गुण होते हैं उसे आप नहीं पहचान पाते हैं और बाबू भाई के चक्कर में आप फंस जाते हैं, है ना। देखिएगा, चलिए आगे बात करते हैं। केवल मैं आपके लिए बताया कि आप हंसिए, है ना। बाह्य व आंतरिक गुणों का जो समावेशन होता है वह व्यक्तित्व कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि कैटल के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, या यूं कहा जाएगा कि व्यक्तित्व की परिभाषा किसने दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो नीचे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर के चारों परिभाषाएं आप रट लीजिएगा। कैटल साहब ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैटल साहब का, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कैटल साहब ने कहा है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर ही आप यह अंदाजा लगा सकते हैं। व्यक्ति के बाह्य व आंतरिक गुणों का एनालिसिस और विवेचन करके आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके साथ यात्रा कर रहा व्यक्ति आगे आपके अकेले होने पर क्या आपके साथ सलूक करेगा, क्या व्यवहार करेगा। एक भविष्यवाणी की जा सकती है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण करके। तो कैटल साहब ने यही बताया है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में और कैसा कार्य आपके साथ करेगा, उसकी नीयत क्या रहेगी आपके प्रति। यह आप भविष्यवाणी उसके आंतरिक गुणों और बाह्य गुणों को समझ करके एनालिसिस करके कर सकते हैं।
ठीक, कैटल साहब ने यही कहा है। आगे बात करते हैं गिलफोर्ड महोदय। गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा है मित्रों? गिलफोर्ड महोदय ने कहा व्यक्तित्व जो होता है वह व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो व्यक्तित्व होता है वह व्यक्ति के सभी गुणों का एक समग्र रूप होता है। बस इतना जानिए। गिलफोर्ड साहब ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है। वुडवर्थ महोदय की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुडवर्थ महोदय। ये मैंने पहले भी बताया है, जो व्यक्तित्व होता है, इन्होंने कहा कि वंशानुक्रम गुणे वातावरण होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगर आपसे कहा जाए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का, ऑप्शन नंबर डी दिया रहेगा, नोटा नन ऑफ द एबव। तो उसमें ऑप्शन सही होगा। विलियम वुडवर्थ साहब ने बताया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। इस बात को गांठ बांध के आप ध्यान रख लीजिएगा। किसने कहा? कि वुडवर्थ साहब ने। और इन्होंने परिभाषा क्या दिया है? इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। गिलफोर्ड साहब ने कहा कि गिलफोर्ड मतलब जी से आप समझ लीजिएगा गुड। ठीक है, क्या है? गुड। गुड माने क्या होता है? अच्छा होता है। तो जो गुण होते हैं, इसे गुड से गुण मत आइएगा। ठीक है, गिलफोर्ड मतलब गुड। गिल से आप समझ लीजिएगा, मैं केवल आपको बताने के लिए, याद करने के लिए, इनमें दोनों में आपको समस्याएं ना उत्पन्न हो, कंफ्यूज ना हो। गिल से मैंने बताया गुड मतलब गुण। ठीक है, तो व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। और जहां पर गुण शब्द आए वहां पर गिलफोर्ड हो जाएगा, और जहां पर व्यवहार शब्द आता है वहां पर वुडवर्थ महोदय हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, और गिलफोर्ड साहब ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, और कैटल साहब ने कहा कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह आपके साथ आगे कैसा कार्य और व्यवहार करेगा। आगे बात करते हैं ऑलपोर्ट महोदय। यह भी आईएमपी लगाइएगा। वैसे तो चारों आईएमपी हैं, लेकिन कैटल साहब और ऑलपोर्ट साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलपोर्ट महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ, ध्यान से सुनिएगा, जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ऑलपोर्ट महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व जो होता है वह जो है व्यक्ति के जो मन के अंदर चल रही, मन के अंदर और मन के बाहर। मनोदैहिक का मतलब मन के अंदर जो चल रही है, दैहिक का मतलब शरीर के बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको न दिखाई दे रहा है। मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, अर्थात यह आपको परिलक्षित होता रहता है। जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है वह वातावरण के साथ जो है आपको प्रदर्शित करता है, वह कैसा व्यवहार करेगा, कैसा नहीं करेगा। तो मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन होता है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। किसने कहा है? ऑलपोर्ट महोदय ने कहा है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मैं बीच में कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन आज बोल रहा हूं क्योंकि वीडियोज पर व्यूज की संख्या बहुत कम हो रही है। आप सभी लोगों से विशेष आग्रह है, अगर हम आपके लिए इस व्हाइट बोर्ड पर मेहनत कर रहे हैं तो आपसे एक आग्रह मैं अपना होने के नाते कर सकता हूं। आप हमारे अपने हैं, तो आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दिया करिए। क्योंकि अगर आप व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो जहां से भी आप पढ़ रहे हैं 1000, 1500, 2000, 1700, 2500, 4000 में, वहां पर व्यक्तित्व का चैप्टर पूरे 2 दिन में पढ़ाया जाएगा। और मैं पूरे 30 मिनट के अंदर व्यक्तित्व को समाप्त करने वाला हूं, और बात करते करते मजे के साथ और बेस्ट कंटेंट के साथ आपको दे रहा हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। तो व्यक्तित्व के प्रकार मित्रों कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार इसे बांटा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले युंग के अनुसार जो व्यक्तित्व होता है वह 3 प्रकार का होता है। ध्यान रख लीजिएगा। युंग साहब ने क्या कहा? युंग साहब ने कहा है कि जो व्यक्तित्व होता है उसे हम सामाजिकता के आधार पर बांट सकते हैं। पहला क्वेश्चन, युंग साहब ने व्यक्तित्व को किस आधार पर विभाजित किया है? तो युंग साहब ने व्यक्तित्व को सामाजिकता को आधार बना करके विभाजित किया है। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, तीसरा है मित्रों उभयमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व होते हैं 3 प्रकार के। सामाजिकता के आधार बनाकर बांटा है, और किसने बांटा है? तो युंग महोदय ने बांटा है। तो युंग महोदय ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व दिया है। मैं आपको बताता हूं अब इसका मतलब क्या होता है।
मित्रों, अंतर्मुखी का मतलब होता है अपने में लीन। अंतर्मुखी मतलब अंतर, अपने में लीन। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब अब अगर आप जो है नोट्स बना रहे हैं तो आप इसके सामने दो लाइन, एक लाइन लिख लीजिएगा, जिससे आप जब नोट्स को पढ़े तो आपको समझ में आ जाए कि अंतर्मुखी होता क्या है। वैसे तो आपको 100% गारंटी लेता हूं, मेरे द्वारा कहे गए हर एक कथन आपके दिमाग में छपेंगे। अंतर्मुखी मतलब अपने में लीन, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने काम से काम रखता है, आपसे तभी बोलेगा जब उसे आपकी जरूरत पड़ेगी। अर्थात यूं कहे तो ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने काम से काम रखता है, ऐसा व्यक्ति जो एकांत प्रिय होता है, ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप अपने कमरे में लीन रहता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में एक मगन होकर के लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति जिसके कम मित्र होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा हमारे यहां पे कहावत है। और ऐसा ही व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का। जब काम पड़ेगा तभी आपसे लिपर चिपर बतियाएगा, उसके बाद आपको पहचानने वाला नहीं है कि आपका नाम नितिन है कि क्या है। हमारा नाम नितिन है ना। अगर कोई अंतर्मुखी व्यक्तित्व हमसे व्यवहार बनाता है तो केवल इसी तरीके से व्यवहार बनाएगा कि भाई कुछ काम उसका रहेगा, भाई नितिन जी से इतने दिन हम मतलब रखते हैं, काम हो जाएगा, उसके बाद कोई मतलब नहीं। अगर हम कभी हमारा काम उससे पड़ जाए तो हमको पहचानने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व को होते हैं। ऐसे लोगों में नकारात्मकता ज्यादा देखने को मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो समाज में लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, सामाजिक भावनाओं का आदर करता है, लोकप्रिय होता है, ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं। समाज में क्या चल रहा है इनसे मतलब होता है जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। जैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति है, उसके घर के बाहर किसी बूढ़े आदमी को सताया जा रहा हो, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला घर से बाहर निकल करके एक बार भी नहीं पूछेगा इस बूढ़े व्यक्ति को क्यों सताया जा रहा है। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्तित्व का अगर कोई व्यक्ति उस घर में विराजमान है तो उसके घर के सामने अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को सताया जा रहा है तो वह जरूर एक बार कहेगा कि इस बूढ़े को क्यों सताया जा रहा है, क्योंकि उसे जो है सामाजिक भावनाओं का आदर करना है, अपने आप को समाज में सामाजिकता बनानी है, अपने आप को समाज में एक स्थान देना है। ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व को होते हैं। सामाजिक भावनाओं का आदर रखते हैं, उनके मित्रों की संख्या अधिक रहती है, वह एकांत प्रिय नहीं होते हैं। कुछ भी हो रहा है समाज में वह उनमें शामिल होते हैं, सामाजिक कार्यों में अपने आप को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वह सेलिब्रिटी टाइप के होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं, जहां भी रहते हैं एक अपना एक मतलब किस स्थान लेके बैठते हैं कि हम भी कुछ है, यह ध्यान रहे। ठीक है, तो ऐसे होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। आगे बात करते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व। यही व्यक्तित्व आज के समय में सफल व्यक्ति होता है जो उभयमुखी होता है। उभयमुखी क्या होता है? यह अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होता है। यह अपने परिस्थिति के अनुसार, आप लिखिएगा, उभयमुखी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है यह परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अंतर्मुखी और अपने आप को उभयमुखी व्यक्तित्व में ढाल लेता है। अर्थात काल, समय और परिस्थिति के अनुसार अगर इसे लगेगा कि यहां पर चुप रहना सर्वप्रिय है तो चुप रहेगा, नेताई नहीं माने, मतलब अपनी नेताई नहीं दिखाएगा। अगर उसे लग रहा है कि यहां पर नेताई करने से हमारा फायदा होगा, हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी, हमें लोग जानेंगे और हमें आगे आने वाले राजनीति में फायदा होने वाला है, या हमें अपने समाज में फायदा होने वाला है, या हमें कुछ अच्छा स्थान मिलने वाला है समाज में, तो वहां पर बोलेगा। तो आज के समय में अगर आप उभयमुखी व्यक्तित्व का धारण करते हैं तो निश्चित तौर पे आप सही हैं। जहां आपको लगे कि यहां पर बोलना चाहिए तो वहां पर बोलिए अंतर्मुखी, और जहां पर बहिर्मुखी बनिए। और जहां पर लगे कि भाई यहां पर नेताई करने से आपका घाटा होगा, झूठे जो है आप पुलिस के कानून के हत्थे चढ़ेंगे, आपसे पूछताछ होगी, आपका इधर उधर दबेंगे आप, तो वहां पर बोलना सर्वप्रिय नहीं है। ठीक है, तो उभयमुखी व्यक्तित्व यह होता है। उम्मीद है कि युंग साहब के अनुसार सामाजिकता के आधार पर जो 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। आगे बात करते हैं मित्रों ई क्रेचमर के अनुसार। ध्यान रखिएगा, ई क्रेचमर के अनुसार जो व्यक्तित्व होता है वह जो है 4 प्रकार का होता है। इन्होंने जो है शरीर रचना के आधार पर, ध्यान सुनिएगा, युंग साहब ने सामाजिकता के आधार पर बांटा है और ई क्रेचमर महोदय ने शरीर रचना के आधार पर बांटा है। ठीक है, सबसे पहला है पुष्ट व्यक्ति। पुष्ट मतलब हृष्ट पुष्ट जो होता है उसे हम एथलेटिक बोलते हैं, अंग्रेजी में एथलेटिक बोलते हैं। आगे बात करेंगे दुबला पतला व्यक्तित्व, दुबला पतला जो एस्थेनिक होता है, एस्थेनिक बोलते हैं। आगे बात करते हैं धनत्वक। धनत्वक का मतलब होता है पिकनिक,
ठीक है, इसे पिकनिक बोलते हैं। आगे बात करते हैं विमूर्ति। विमूर्ति को मित्रों डिस्प्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लास्टिक। अब समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ई क्रचमर साहब ने व्यक्तित्व को किस आधार पर विभाजित किया, तो शरीर रचना के आधार पर विभाजित किया। ई क्रचमर साहब के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एथलेटिक होता है, एस्थेनिक होता है, पिकनिक होता है और डिस्प्लास्टिक होता है। हिंदी में आप जरूर नाम याद रखिएगा, क्योंकि यूपी टेट में अधिकांशतः शब्द हिंदी में ही आते हैं। तो कौन कौन सा? पुष्ट, दुबला पतला, धनत्वक और विमूर्ति। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा मित्रों। पुष्ट किसे कहेंगे? जिसका शरीर जो है सुडौल हो, जिसकी कंधे चौड़े हो, जिसका शरीर जो है एक शारीरिक संगठन एक बेहतरीन तरीके से हो, जो अर्थात लंबा चौड़ा और सुगठित शरीर का हो, उसे हम एथलेटिक बोलेंगे। यह अपने शरीर का अच्छा समायोजन करके अपने मन के भावों को जो है संगठित किए रहता है। ठीक है, यह जो है किसी से अनावश्यक तौर पे झगड़ा मारपीट नहीं करेगा। जैसे हृष्ट पुष्ट जो व्यक्ति होता है, मैं आपको अपना, ऐसे तो आज के समय में कुछ लोग बहुते दुष्ट होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं तो दूसरे को सताते हुए चलते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है काफी लोग ऐसे होंगे जिसके पास ताकत होती है वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कभी नहीं करता है। जिसके पास ताकत नहीं होती है, केवल गुब्बारे की तरह फूला होता है, वही अपनी ताकत का प्रदर्शन हर जगह करता हुआ चलता है। बहुरी झूठे बटोरते हुए चलेंगे, हमारे सामने कोई है ये नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति मैं अभी बताता हूं। तो हृष्ट पुष्ट व्यक्ति कौन सा होता है? जिसका शारीरिक संगठन बहुत अच्छा होता है, सीने चौड़े होते हैं, वक्षस्थल बेहतरीन होता है, चेहरा जो है बेहतरीन लगता है। ऐसे व्यक्ति एथलेटिक कहलाते हैं, क्योंकि वो जो है शारीरिक संरचना का इस्तेमाल या शारीरिक गठन का इस्तेमाल अपने मन को जो है व्यवस्थित और मनोकुल सामाजिकता के आधार पर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि हृष्ट पुष्ट व्यक्ति के बारे में समझ गए। भाई एथलेटिक से स्पष्ट ही है, जो एथलेटिक रहेगा ऐसे तो है नहीं, ऐसे चलेगा, है ना। एथलेटिक है तो ऐसे चलेगा, अच्छा लगेगा देखने में, तो होता है हृष्ट पुष्ट व्यक्ति। आगे बात करते हैं दुबला पतला। आपसे कहा जाए ऐसा व्यक्ति जो चिड़चिड़ापन होता है, तो होता है दुबला पतला व्यक्ति। दुबला पतला नाम से ही भाई स्पष्ट है, ऐसे व्यक्ति जो है दुबले पतले होते हैं, आयतन उनका कम होता है, ऐसे टिड्डी से होते हैं। इनके यहाँ कंधे के जो दोनों नट बोल्ट होते हैं, हमारे यहाँ हम लोग देसी भाषा में नट बोल्ट कहते हैं, उनका नट बोल्ट इस कान तक लगा हुआ रहता है। अगर किसी का हो तो बुरा मत मानिएगा, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है वह जो है किसी भी छोटी बातों पर बहुत तेजी से गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत वो जो है मार झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, अपने आप को दिखा देते हैं कि हम क्या हैं। ऐसे व्यक्ति जो है दुबले पतले श्रेणी में आएंगे। उनका व्यक्तित्व जो है चिड़चिड़ापन वाला होगा। वो छोटी सी बातों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं। भाई अभी हम पूरे हाथी को गिरा देंगे, है ना। उनके बस की है नहीं कि एक ईंटा टेढ़ कर लें। लेकिन इन ऐसे जो व्यक्तित्व के होते हैं, दुबले पतले टाइप के, चिड़चिड़े टाइप के, मनोकुल उनका सही नहीं होता है, साइको टाइप के ऐसे लोग होते हैं, इन्हें मैं पागल बोलता हूं। ठीक है, ऐसे लोग जो है हाथी से भी बात एकदम लड़ाई कर लेंगे, हाथी के पांव के नीचे आते ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक बार प्रयास करेंगे हाथी को गिराने की। ठीक है, आगे बात करते हैं धनत्वक व्यक्ति। धनत्वक को मित्रों पिकनिक बोलते हैं। पिकनिक, अब पिकनिक नाम से ही स्पष्ट है भाई, पिकनिक में क्या करते हैं आप सभी लोग? पिकनिक पे जाते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, खाना पीना खाते हैं, यही होता है पिकनिक। मित्रों ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति नाटे कद के होते हैं। हमारे एक साथी हैं, बहुत इसमें एकदम फिट हो रहे हैं, मैं उनको ही उदाहरण के तौर पे मानता हूं। एकदम पूरे की पूरी जो मैंने चीज़ें आज पढ़ी धनत्वक के बारे में, पूरे गुण उनके अंदर हैं। ऐसे व्यक्ति नाटे कद के होते हैं। ऐसे व्यक्ति सटे अंग वाले होते हैं। जब नाटा रहेंगे, मोटे रहेंगे। जो व्यक्ति नाटा होगा, मोटा होगा तो उसके शरीर जो है पूरा सटा रहेगा, अर्थात जब पेट ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो इसे सटा हुआ रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद बात करते हैं बड़ा धड़। उनका धड़ जो है बड़ा होता है, ए वाला धड़ बड़ा होता है, और उनके जो हाथ पैर होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं, सामान्य से थोड़े छोटे लगते हैं, है ना। आगे बात करते हैं छोटे हाथ पैर होते हैं, मोटे होते हैं और गोलाकार टाइप के होते हैं, लड्डू सा लगते हैं, रसगुल्ला सा लगते हैं, है ना। जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं वो बहुत खुश मिजाजी होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत खुश मिजाज होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं गोलाकार रसगुल्ला टाइप के, ऐसे व्यक्ति खुश मिजाज होते हैं और बढ़िया भोजन करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे व्यक्ति अच्छा खाने के शौकीन होते हैं। भाई खाएगा नहीं तो कैसे गोलाकार होगा, खाएगा नहीं तो सूख जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। और जो हम अपने मित्र की बात कर रहे हैं वो खाने के शौकीन हैं, है ना, और बहुत बेहतरीन तरीके से खाते हैं। ऐसे व्यक्ति खा पी करके नींद बहुत आती है। अब भाई जब यहाँ तक खा लोगे तो नींद तो वही भी करेगी, तो नींद बहुत बढ़िया आती है। ऐसे व्यक्ति वो होते हैं धनत्वक।
आगे बात करते हैं मित्रों विमूर्ति। विमूर्ति का मतलब ही है भाई डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका बेमेल अंग होता है, असाधारण इनका गठन होता है, अर्थात इनके शरीर का गठन जो है असाधारण होता है। अर्थात अगर दो हाथ आपके मनुष्य के 2 हाथ होने चाहिए, लेकिन गलती से यहां से भी इनका हाथ निकल गया है तो 3 हाथ हो गया है, जो सामान्य से थोड़ा अलग हो। यूं कहे तो अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उन्हें विमूर्ति के श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि वह जो है थोड़े से अन्य व्यक्तियों से अलग होते हैं, बेमेल अंग उनमें पाए जाते हैं। 2 हाथ है, शायद हो सकता है 3 हाथ हो जाए, या तो 1 हाथ गायब ही रहे, 1 ही हाथ रहे, तो ऐसे होते हैं। ठीक है, अब आगे जो है और भी लोगों के अनुसार जो है व्यक्तित्व को अलग अलग श्रेणी। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं अब WH सेल्डन के अनुसार। मित्रों आपसे क्वेश्चंस जो है इसी तरीके से पूछे जाएंगे, यूंग के अनुसार, ई क्रेचमर के अनुसार, उसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आप नोट्स बनाइए, एक बार हमसे पढ़िए और वीडियोज को जो है 1-2 बार हफ्ते में देख लिया करिए। और अगर नोट्स बनाए हैं, एक बार आपने समझा है, जिसे आपको रिवीजन करते रहना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आगे बात करते हैं मित्रों WH सेल्डन के अनुसार। इन्होंने जो है शरीर की विशेषताओं को आधार बनाते हुए व्यक्तित्व को 3 प्रकार से विभाजित किया। कौन कौन सा है? एक है गोलाकृति, एक है आयताकृति, एक है लंबाकृति। ठीक है, तो आप इसके जो विशेषताएं हैं आप इसके शब्द से ही स्पष्ट कर लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि WH सेल्डन ने किसके अनुसार बांटा है। तो WH सेल्डन ने जो है शरीर की विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया है। क्या कहा है कि गोलाकृति कौन होता है? जो आपने अभी क्रेचमर साहब वाले में देखा कि जो व्यक्ति पिकनिक वाला होता है, धनात्मक होता है, वह गोलाकार होता है, खाता पीता है, खुशमिजाजी होता है, इन्होंने उसे गोलाकृति कह दिया। इन्होंने शरीर की विशेषताओं के आधार पर बांटा। तो गोलाकृति को इंडोमॉर्फिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोमॉर्फिक बोलते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो है कोमल शरीर वाले होते हैं, है ना, मोबाइल धीम करो। ऐसे व्यक्ति कोमल शरीर वाले होते हैं, गोल शरीर वाले होते हैं, पेट और नितंब का बड़ा साइज होता है, पेटवा बड़ा रहेगा तभी तो खाएंगे बढ़िया से, है ना। तो गोलाकृति यही होते हैं। समझ में आया ना? अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो मैंने विशेषताएं लिखा हूं उस विशेषताओं से आप शब्द से ही अवगत हो जाएंगे। आगे बात करेंगे मित्रों आयताकृति। आयताकृति किसे कहेंगे? जो उसमें एथलेटिक टाइप के जो व्यक्ति ई क्रेचमर साहब ने पढ़ा उसे आप यहाँ पे आयताकृति में पढ़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो है थोड़े से लंबे चौड़े होते हैं, उनकी बेहतरीन हाइट होती है, बेहतरीन तरीके से वो दिखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आयताकृति बोलते हैं। मेसोमॉर्फिक किसे बोलते हैं? हृष्ट पुष्ट होते हैं, जोशीले होते हैं, थोड़ी सी भारी शरीर होती है, बेहतरीन टाइप के लगते हैं, किसी कार्य को हो जाता है बहुत तेजी से गुस्सा आ जाते हैं, अभी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, है ना। ऐसे व्यक्ति जो है आयताकृति में आते हैं। तो आयताकृति हो गया मेसोमॉर्फिक। आगे बात करते हैं लंबाकृति। अब उसमें आपने एथलेटिक वाला जो देखा था वो आयताकृति में आ गया। अब लंबाकृति में क्या आ जाएगा? लंबाकृति में दुबला पतला एकदम ऐसे चिड़चिड़ापन वाला, वो लंबाकृति में होगा। ताड़ के वृक्ष की तरह लंबा हो गया, नट बोल्ट पूरा काने तक छुआत बाटे, कोनो मतलब ना है, थोड़ के बोल दो तुरंत मार कर तैयार। ऐसे लोग कैसे होते हैं? लंबाकृति वाले होते हैं, लंबे होते हैं, नाजुक शरीर होता है, हाथ पकड़ के इधर टूट गया है। आगे बात करते हैं ऐसे व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं मित्रों थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने जो है विचारों के आधार पर जो है व्यक्तित्व को बांटा था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि किस वैज्ञानिक ने विचारों के आधार पर शरीर को बांटा, व्यक्तित्व को बांटा है? तो थॉर्नडाइक महोदय ने। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, स्थूल, सूक्ष्म और प्रत्यय विचार वाले। स्थूल विचार वाले जो होते हैं वह वस्तुओं के माध्यम से विचार करते हैं। उनके सामने स्थूल का मतलब क्या होता है? स्थूल मैंने आपको बताया है, स्थूल माने होता है बड़ा। स्थूल का जो हिंदी मीनिंग होता है बड़ा। तो वस्तुओं के माध्यम से जो व्यक्ति विचार करता है, बिना वस्तु के विचार नहीं करता, अर्थात मूर्त चीजें उसके सामने होंगी तब वह विचार करेगा। तो ऐसे लोग होते हैं स्थूल विचार वाले। अर्थात मैं आपको बताऊं तो जो भूगोलवेत्ता होते हैं, जो मानचित्र वाले होते हैं, उनके सामने जब समस्या आ जाएगी, भैया देख के बताओ यार, जैसे हम नितिन उपाध्याय हमारा नाम है, अब कोई स्थूल विचार वाला होगा, जब उसके सामने समस्या आ जाएगी नितिन सर का घर कहाँ है, तब वो मैप देखेगा, है ना, या गूगल में डालेगा, या किस भी तरीके से मेरे पास पहुंचने का प्रयास करेगा। तो ऐसे व्यक्तित्व मानचित्र देख करके चीजों को एनालिसिस करना जो भूगोलवेत्ता होते हैं, ऐसे लोग जो है
क्या होते हैं, स्थूल विचार वाले होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सूक्ष्म विचार वाले। सूक्ष्म मतलब बहुत गहनता के साथ जो विचार करते हैं, गहनता के साथ, ठीक है, ऐसे होते हैं सूक्ष्म विचार वाले। सूक्ष्म से ही स्पष्ट है भाई, गहन विचार, एकदम किसी चीज को अगर पाना है, किसी चीज के बारे में एनालिसिस करना है तो पॉइंट पॉइंट पर विचार करते हैं, पॉइंट पॉइंट पर। ऐसे व्यक्ति गणितज्ञ होते हैं। जो गणितज्ञ होते हैं वो गुणा भाग जोड़ घटाव वाला नहीं होते हैं, वो पॉइंट पॉइंट पर विचार करते हैं। 2 धन 2 4 कैसे हो गया, है ना, कैसे हो गया उस पर भी विचार करेंगे, है ना। आगे बात करते हैं दार्शनिक टाइप के होते हैं। दार्शनिक जो होंगे वो विचार तो करते हैं, है ना। आगे बात करते हैं जो तर्कशास्त्री होते हैं। आप मतलब आपके घर में भी तर्कशास्त्री लोग ऐसे होंगे, ठीक है, और जिनकी शादी हो गई होगी, उनकी जो पत्नियां हैं वो तर्कशास्त्री पूरी तरीके से होती है। आप कोई भी बात बोलिए, उसका तर्क उनके पास जरूर होता है, 100% तर्क होगा, है ना। काफ़ी हमारे साथी ऐसे देखते हैं जिनकी शादी हो गई है, वो हमसे अगर वो पूरी तरीके से इस बात से सहमत होंगे कि उनकी बातों को अगर कोई काटने वाला है या उनकी बातों को जो है तोड़ मरोड़ करके सीधा करने वाला कोई है तो आपकी अपनी पत्नी होगी, है ना। आगे बात करते हैं प्रत्यय विचार। प्रत्यय विचार जो होता है वह होता है संकेत या चिन्हों के माध्यम से विचार करने वाला। संकेत, कोनो संकेत मिले या चिन्ह मिले, उसके माध्यम से ही जो व्यक्ति विचार करता है वो प्रत्यात्मक विचार वाला होता है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। स्थूल विचार क्या होता है, वस्तुओं के माध्यम से जो विचार करता है। सूक्ष्म विचार जो होता है गणितज्ञ होता है, दार्शनिक होता है, तर्कशास्त्री होता है। प्रत्यय विचार जो होता है वो संकेत और चिन्हों के माध्यम से विचार करता है। आगे बात करते हैं मित्रों भारतीय दर्शन के अनुसार। भारतीय दर्शन के अनुसार जो है व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ठीक है, सतोगुणी का मतलब ये होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये आपने बचपन में जरूर सुना होगा और इसका अर्थ आज तक आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन आज समझ लीजिए सतोगुणी व्यक्तित्व क्या होता है, रजोगुणी क्या होता है और तमोगुणी क्या होता है, आप समझ जाएंगे अभी। सतोगुणी के सामने लिखिएगा ऐसा व्यक्ति जो है ईश्वर में आस्था रखता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वह धर्म ईश्वर में आस्था रखता है, धर्म का सम्मान करता है और वह जो है एक बेहतरीन व्यक्तित्व वाला होता है। ठीक है, सॉरी, बेहतरीन व्यक्तित्व मत लिखिएगा, बस यही लिखिएगा ऐसा व्यक्ति ईश्वर और या धर्म में आस्था रखता है। क्या करता है, ईश्वर व या धर्म में आस्था रखता है। वह मानता है कि कहीं न कहीं कोई सत्ता है जो पूरे पृथ्वी को जो है कंट्रोल कर रही है। ऐसा सतोगुणी व्यक्तित्व वाला मानता है। ऐसा नहीं वो हिंदू रहेगा तभी सतोगुणी होगा, वो किसी भी धर्म को माने, वह मंदिर को माने, मस्जिद को माने, गुरुद्वारा को माने, चर्च को माने, सभी लोग जो है ईश्वर में अगर कोई आप आस्था रखते हैं तो आप सतोगुणी व्यक्तित्व के हैं। आगे बात करते हैं मित्रों रजोगुणी। रजोगुणी का मतलब ये होता है ऐसा व्यक्ति जो होता है वह कर्म प्रधान वाला होता है। कर्म प्रधान, है ना, वह जो है ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। वह हर एक कार्य को उसके गुण भी देखेगा और उसके अवगुण भी देखेगा। अर्थात हर एक जो भी उसके सामने कार्य आएगा उसके गुण भी देखेगा और उसके दोष भी देखेगा, वह एनालिसिस करेगा। ऐसे व्यक्ति कर्म प्रधान होते हैं। ऐसे व्यक्ति ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। वह जो है जानते हैं कि अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे मुख में खाना जाएगा और नहीं कर्म करेंगे तो हम भूखे पेट मर जाएंगे। तो ऐसे होते हैं रजोगुणी। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ईश्वर में आस्था रखने वाला सतोगुणी, ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाला रजोगुणी। वह ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, हर एक बात को तर्क के आधार पर ही मानेगा। अगर आप उससे कोई चीज कहेंगे तो उस पर तर्क करेगा और उस तर्क से अगर वह संतुष्ट होता है तभी जाकर के वह उस चीज को मानेगा। आगे बात करते हैं मित्रों तमोगुणी। तमोगुणी का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो है कलह प्रेमी होते हैं। क्या होते हैं, यहां लिख लीजिएगा, ऐसे व्यक्ति कलह प्रेमी होते हैं। वे एक दूसरे को आपस में लड़ा झगड़ा करके अपने आप को नेता साबित करने के प्रयास में लगे हुए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आपके समाज में 2-4 जरूर मिल जाएंगे जिनका घर से कोई मतलब नहीं होता है। इधर उधर जो है 2-4 लोगों को लड़ाने में, झगड़ाने में, नेताई करने में उनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनके दुश्मन जो है समाज में अच्छी तरीके से पनप जाते हैं। पैदा होते हैं अकेले, लेकिन जब मरते हैं तो 50 दुश्मनों के साथ मरते हैं और जीवन में कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और इस कैटेगरी में जो है जो थोड़ा सा बेहतरीन काम कर जाते हैं वो नेता भी बन जाते हैं। आज के समय में जो तमोगुणी व्यक्तित्व वाले होते हैं बहुत जल्दी नेता बन जाते हैं। नेता मतलब विधायक बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। आगे बात करते हैं हिप्पोक्रेटिस के अनुसार। हिप्पोक्रेटिस के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एक थॉर्नडाइक इंपॉर्टेंट है और हिप्पोक्रेटिस साहब इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है चिकित्सीय आधार पर जो है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है चिकित्सीय आधार पर जो है किसे बांटा है, व्यक्तित्व को बांटा है। सबसे पहला है काला पित्त वाला तिल, काला पित्त वाला, पीला पित्त वाला, अधिक रक्त वाला और कफ प्रधान व्यक्तित्व।
समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान है। काला पित्त वाला मतलब, काला मतलब आप काला से स्पष्ट है कि काला पित्त वाला मतलब यार ब्लैक, ब्लैक मतलब यार निराशा, ठीक है। उसके मन में वह निराश रहेगा, दुखी रहेगा, कुंठित रहेगा, किसी बात को लेकर के परेशान रहेगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काले पित्त वाले होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों पीला पित्त वाला। जो पीला पित्त वाला होता है वह जो है, पीला मतलब जो चमकता रहता है, जो चमकता रहता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हमेशा जो है पीला, पीला पीला से आप समझ रहे हैं, जो आग का कलर होता है वो पीला कलर का होता है। और आग जो है हमेशा क्या होता है, आग हमेशा भभकते हुए जलती रहती है। तो इससे स्पष्ट कर लीजिए, उसे ही अंदाजा लगा लीजिए कि पीला जो पित्त वाला होता है वो क्रोधी होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, लड़ाका टाइप का होता है। यहाँ लिख लीजिए लड़ाका। जो पीला पित्त वाला होता है वो लड़ाका होता है, ठीक है। आप उससे कोई बात बोलिए, वह जो है तुरंत आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। तो उसे पीला पित्त वाला बोलते हैं। अधिक रक्त वाला, अधिक रक्त वाला मित्रों, अगर आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा जाए कि चिकित्सा के आधार पर हिप्पोक्रेटिस ने बांटा है, या यूं कहें तो ब्लड के आधार पे, ब्लड के आधार पे व्यक्तित्व को किसने बांटा है, तो हिप्पोक्रेटिस ने बांटा है। इन्होंने कफ प्रधान व्यक्तित्व, चौथा इन्होंने बताया कफ प्रधान व्यक्तित्व, कफ प्रधान। अब आप देखे होंगे जो आपके गांव में दादा बाबा लोग होंगे जिन्हें कफ खांसी लगातार आती रहती है, 2 बार खांसेंगे ऐसे लोग क्या होते हैं, 2 बार खांसने के बाद आप कोई बात उनसे करेंगे, 2 बार खांसेंगे, हाँ खांसने के बाद उसके बाद बताएंगे बैठा बचवा तब बताई, बहुत आराम से बताते हैं। मतलब वो कैसे होते हैं, वो जो है शांत होते हैं, भीरू होते हैं, उदार मनन वाले होते हैं, बहुत तेजी से बोले नहीं पाएंगे तो तेज क्या करेंगे, धीरे से बैठा बतावत थी जोन बात हो समाज, मतलब बैठ के हल होकर निकालिया है। ऐसे लोग जो है बैठ के हल निकालते हैं। तो कफ प्रधान वाले ऐसे होते हैं। अपने गांव में जो दादा बाबा टाइप के हैं जिन्हें कफ ज़्यादा होता है, जिंदगी भर खांसते रहते हैं, उनसे आप थोड़ा सा विचार करिएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लोग होते हैं, बस केवल विचार करने के लिए। ऐसे लोग बोल ही नहीं पाएंगे तो आपसे क्या झगड़ा करेंगे, आपसे कहेंगे कोई बात होगी तो बैठा यार थोड़ा समझा जाए, उसके बाद आगे बात बढ़ाई जाएगी, है ना। तो आगे ये तीसरी स्लाइड पर चलते हैं आगे, और एक व्यक्ति के अनुसार जो है व्यक्तित्व को बांटा गया है, उसके बाद ये चलिए मित्रों अब आगे बात करते हैं ई स्प्रेंगर के अनुसार। देखिए जितने अनुसार मैंने बताए हैं आपसे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगली जो वीडियो आएगी व्यक्तित्व मापन की विधियों पर आएगा। अभी मैंने आज केवल व्यक्तित्व पढ़ा है और व्यक्तित्व के प्रकारों पर चर्चा किया है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित किया इस पर मैंने चर्चा किया है। अभी व्यक्तित्व कैसे मापा जाता है कल उस पर एक वीडियो मैं दूंगा, तब जाकर के व्यक्तित्व का चैप्टर आपका समाप्त होगा, पूरा बेहतरीन तरीके का नोट्स आपके पास हो जाएगा। देखिए ई स्प्रेंगर के अनुसार जो है व्यक्तित्व को 6 भागों में विभाजित किया गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। क्या है, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ मेन। इसमें जो है इन्होंने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। इन्होंने कहा कि जो व्यक्तित्व होता है वह 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला इन्होंने बताया कि सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्ति, जो सिद्धांतों पर जो है मतलब सैद्धांतिक भावना वाला जो सिद्धांतों को पसंद करता है, सिद्धांतों पर चलता है, उसके जीवन के एक वसूल होते हैं, उसी पर वह चलता है, एक निश्चित विचारधारा को मानता है, ऐसे होते हैं सैद्धांतिक भावना वाले। ऐसे लोग दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे होते हैं सैद्धांतिक। दूसरा मित्रों इन्होंने बताया कि सामाजिक भावना वाला, जो सामाजिक व्यक्तित्व होता है वो समाज सेवी होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, ठीक है। समाज के दुख सुख में अपने आप को झोंकता है, समाज के लिए कार्य करता है, या किसी पद के लिए कार्य नहीं करता है। पहली बड़ी बात बताता हूं, जो सामाजिक भावना वाला व्यक्तित्व होगा वह पद के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को 2 ठंडी के महीने में 2 गरीब आदमी को कंबल दे दिया, जरूरी नहीं है कंबल देने के बाद मैं विधायक की लड़ूं, है ना, विधायक की टिकट के लिए दौड़ूं, ऐसा जरूरी नहीं। वो सामाजिक कार्यकर्ता, उसे लगा कि हमारे पास धन है, उसका प्रयोग करना चाहिए समाज की सेवा में, क्योंकि धन मैं लाद कर नहीं लेके जाऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति समाज सेवी होते हैं, ठीक है। और जो इस दिमाग में दूसरा कुछ चलता रहता है तब बांटते हैं कंबल, उनका चलता रहता है आगे विधानसभा है, विधानसभा चुनाव 2027 में आ रहा है, कंबल उम्बल बांटो, समाज में अपना छवि बनाओ, तभी तो टिकट लाएंगे भारतीय जनता पार्टी से या समाजवादी पार्टी से। आगे बात करते हैं आर्थिक व्यक्तित्व। मित्रों जो आर्थिक व्यक्तित्व को होते हैं, व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं। आर्थिक व्यक्तित्व से आप समझ गए, कोई बताने की आवश्यकता नहीं। जो राजनीतिक होता है, जो मित्रों राजनीतिक होता है, वो कंबल बांटेगा तो उसके दिमाग में राजनीति चलेगी,
उसे जो है सांसद बनना है, उसे जो है विधायक बनना, उसे जो है प्रधानमंत्री बनना है, उसे जो है जिला पंचायत सदस्य बनना है, उसे प्रधान जी बनना है, उसे जो कुछ न कुछ पद का जरूर लालच रहता है, तभी जाकर के वह समाज सेवा करेगा। समाज सेवा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, निस्वार्थ भाव से कर रहा है, तो सामाजिक व्यक्तित्व का है। लेकिन अगर कोई समाज सेवा कर रहा है, उसे आगे सांसदी लड़ना है, उसे विधानसभा लड़ना है, उसे जो है पीएम बनना है, उसे सीएम बनना है, उसे मंत्री बनना है, तो निश्चित तौर पर वो राजनीतिक व्यक्तित्व का है। आगे बात करते हैं मित्रों, पांचवां धार्मिक व्यक्तित्व। जो मित्रों धार्मिक, जो संत पुजारी वगैरह होते हैं, सब धार्मिक व्यक्तित्व के होते हैं। छठा बात करते हैं मित्रों सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति। जो मित्रों सौंदर्यात्मक होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, इत्यादि जो अन्य श्रेणियां आती हैं, वो सभी जो है क्या होते हैं, सौंदर्यात्मक बुद्धि में आते हैं। ठीक है, जो सुंदर सुंदर चीजों की रचना करते हैं, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे वो मूर्ति के माध्यम से हो, चाहे जिसके माध्यम से हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में, व्यक्तित्व के परिभाषाओं के बारे में और अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को किस प्रकार विभाजित किया, इसे आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से देखा। मित्रों 3 बार मैंने जो है व्हाइट बोर्ड को साफ किया। मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूं, अभी मैं मोबाइल से बनाता हूं, मोबाइल बंद किया, उसके बाद दोबारा आकर के लिखा, ऐसा ऐसा करके वीडियो पूरा किया। ठीक है, तो लेकिन मैं व्यक्तित्व पढ़ाने वाला था, निश्चित तौर पे मैंने कहा सीडीपी मैं पूरा कराऊंगा, तो निश्चित तौर पे पूरा कराऊंगा। बाकी कुछ लोग कहते हैं भैया बैच ले ले वहाँ से, यहाँ से, वहाँ से, यूपी टेट के लिए फाउंडेशन और बड़का तब कुछ चल रहा है, तो मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूं भाई, मेरी भी एक गरिमा है, आप मुझसे क्वेश्चन न किया करिए। आप स्वतंत्र हैं, अगर आपको लगता है कि भाई आपके लिए यूपी टेट बिना बैच से कंप्लीट ही नहीं होगा, आप बिना किसी के पढ़ाए नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप ले लीजिए बैच, है ना, मुझसे ना मैं मत पूछा करिए। हाँ, जो लोग कहते हैं भैया आपके नोट्स कब तक आएंगे, तो मैं बता दूं 10 फरवरी से पहले मेरे नोट्स नहीं आएंगे, तब तक मैं नोट्स तैयार कर चुका हूँगा। और नोट्स जो है आपको 2 ही विषय के दिया जाएगा, एक है सीडीपी, एक है एवीएस, क्योंकि गणित में पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाने के विचार से हूँ। गणित में पढ़ा दूंगा, सीडीपी तो पढ़ाया जा रहा है, वही नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा बेहतरीन तरीके से। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो आगे मैं दूंगा। ईवीएस अगर मैं नहीं पढ़ाता हूं तो उसके नोट्स जरूर दूंगा। उसके बाद हिंदी हो गई, हिंदी की प्लेलिस्ट पहले से पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हिंदी का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे आपको पढ़ाऊंगा, उस पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। और उसके बाद संस्कृत का हो गया, संस्कृत के नोट्स इस वजह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने करने के लिए है नहीं। मैंने बुक बताया सर्वज्ञ भूषण साहब की, सर्वज्ञ भूषण संस्कृत गंगा वाले जो हैं, और संस्कृत के मामले में बहुत प्रकांड विद्वान है ना। आप उनकी बुक का एनालिसिस करिए, बुक को पढ़िए, उससे बाहर कुछ नहीं जाता यूपी टेट में, है ना। जो मुझसे हो सकता है मैं वो करने का प्रयास करूंगा भाई, है ना। आप जैसे कि मैं सीडीपी पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं मैं सीडीपी का बहुत बढ़िया टीचर हूं, बहुत लोग हैं सीडीपी पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आता है उनसे पढ़िए, है ना। ऐसी कोई जरूरी नहीं आप किसी का फैन बनिए, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है, माता पिता के सपनों को साकार करना है। ठीक, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर मैं आज आपके लिए प्रयास कर रहा हूं तो निश्चित तौर पे हमारा यह प्रयास निश्चित तौर पे फलीभूत होगा। आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा, मुझे भी इस बात का विश्वास है ना। और आपको भी इस बात का विश्वास है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आज के दिन में तो निश्चित तौर पर कल जरूर सफल होंगे। बिना सफलता के तो आप रह नहीं सकते हैं। हो सकता है सरकारी नौकरी ना मिले, लेकिन आप बहुत बड़ा करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।